तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, इससे पहले हमने हिंदी में क्या किया था। हिंदी में जो इससे पहले की वीडियो थी वो हमने शब्द के ऊपर कमांड शुरू कर दी थी, जिसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से जाना। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है आज कौन सा शुरू, शब्द भेद यानी शब्द का वर्गीकरण। देखिए, शब्द का वर्गीकरण से आप क्या समझ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने शुरू में जब पहली और दूसरी वीडियो थी उसमें हमने स्वर को हर प्रकार से पढ़ा था, स्वर का वर्गीकरण किया था, चाहे फिर वो जीभ के आधार पर हो, चाहे फिर नाक के आधार पर हो, या फिर मात्रा के आधार पर हो। उसी प्रकार हमने व्यंजन को भी बहुत डिटेल से पढ़ा था, जैसे अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो उसी प्रकार से हम शब्द का भी हर प्रकार से क्या है वर्गीकरण करने वाले हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आप मान लो कि हमें कहा जाए कि भारत का वर्गीकरण हमने बहुत से प्रकार से करना है। एक तो हो सकता है कैसे कैसे आप भारत को बांट सकते हैं। एक हो सकता है क्षेत्रफल के आधार पर, अगर राज्यों का बंटवारा करना पड़े तो क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, या साक्षरता दर के आधार पर, लिंग अनुपात के आधार पर, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। उसी प्रकार शब्द का भी हम क्या है वर्गीकरण कर लेते हैं। वैसे तो मैं क्या है शब्द की परिभाषा आपको बता चुका था कि शब्द होता क्या है। जब हमने पहला टॉपिक शुरू किया था उपसर्ग वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि शब्द क्या होता है। एक बार फिर से बता दूं, शब्द की परिभाषा क्या है, वर्णों के सार्थक समूह। वर्ण आप समझते हैं छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यानी वर्णों का क्या चाहिए हमें, सार्थक, जिसका कुछ अर्थ निकले। सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये तो है किसकी, शब्द की परिभाषा। उसके बाद जब टॉपिक शुरू होगा हमारा आज का कि शब्द का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं, तो पहले देख लेते हैं। शब्द का वर्गीकरण हम 4 आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से है। सबसे पहले कौन सा है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास। पहले तो समझ लेना है कि ये क्या है, तीनों पर्यायवाची है। जिसको उत्पत्ति बोलते हैं उसको स्रोत भी बोलते हैं और इतिहास भी बोल सकते हैं। एक हिंट दे देता हूँ आपको, जिसको समझने में आसानी रहेगी। पेपर में प्रश्न ऐसे आ सकता है आपको कि इतिहास के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं या शब्द के कितने भेद होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है। एक बन सकता है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और एक बन सकता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके आधार पर पूछे, इसके आधार पर पूछे, इसके आधार पर पूछे, आंसर क्या होगा, एक ही होगा। वो मैं आगे बताऊंगा कि इसके आधार पर कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर करेंगे हम व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। ये भी सेम जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ भी सेम हो जाएगा। बनावट के आधार पर पूछे, रचना के आधार पर पूछे या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, किसी के भी आधार पर पूछे, आंसर क्या होगा, एक। जो मैं आगे बताऊंगा जब हम इसके आधार पर करेंगे कि इसके आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद है तीसरा जो वर्गीकरण है, या तो हम रूप के आधार पर करेंगे, या प्रयोग के आधार पर, या व्याकरणिक के आधार पर। नाम एक ही है, पर्यायवाची शब्द 3 दे दिए गए। तो व्याकरणिक के आधार पर पूछे तब भी आंसर वही आएगा, प्रयोग के आधार पर पूछे तब भी आंसर वही रहेगा, और रूप के आधार पर पूछे तब भी आंसर वही रहेगा। और लास्ट जो हमारा होगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो यहाँ पर जो है एक ही आंसर होगा जो हम बताएंगे उस समय जब हम ये चीज़ करेंगे। अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा शब्द में, ये उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। पहले हम ये पार्ट करेंगे, बहुत ही लंबा, मैंने शुरू में कहा था शब्द एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो शब्द में हम सबसे पहले आज ये कवर करेंगे, फिर कल हम इन 2 को कवर करेंगे, या हो सकता है तीनों भी कवर करें, परंतु आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास तीनों एक ही चीज़ है, समझ आ गई। उसके आधार पर हम क्या है आज शब्दों के भेद करने वाले। डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद है। तो आपने क्या आंसर लगाना है, 4। देखिए, वैसे तो इसका आंसर 2 है, यानी 2 का मतलब मेरा ये है कि इसका आंसर 2 हो सकता है। जैसे एक तो हो गया 4, एक हो गया 5। पहले मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करवा दूं कि 5 क्यों हो सकता है और 4 क्यों हो सकता है, और एक ही आंसर क्यों नहीं हो सकता। देखिए यहाँ समझ लो, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर मैंने कितने बताए, 4। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज,
विदेशज। वैसे तो आपने सुने होंगे, परंतु बहुत सारे बच्चे क्या है नए होंगे जिन्होंने जो है अभी ये चीज़ नहीं सुनी होगी। तो 4 प्रकार होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 4 तो हो गया इस प्रकार से आंसर, परंतु कई बार क्या है 5 भी आ जाता है, और 5 में हम कौन सा जोड़ देता है, संकर। अब इस चीज़ को आप पूरा समझ लो कि ये कन्फ्यूजन क्यों है। देखिए आप देख सकते हैं लुसेंट की बुक में, एक ही बुक में क्या है दोनों आंसर है। एक जगह क्या होगा 5 आंसर दिया हुआ, और वहीं पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 आंसर होगा, परंतु मैं यहाँ पर क्या आंसर लगाऊंगा 4। क्यों 4 टिक करूंगा, क्योंकि जस्ट 15 से 20 दिन पहले अभी जो टेट हुए थे, जेबीटी टेट, टीजीटी टेट, उसमें ये प्रश्न आ चुका है, और उसकी आंसर की में उन्होंने क्या दिया था, 4 दिया था। तो इसलिए 4 को ही मानेंगे हम। जिस प्रकार से मैंने कुल स्वरों की संख्या बताई थी कि हमने 11 ही लगानी है, 1-2 बार क्या है 13 भी उन्होंने आंसर दे दिया है, परंतु अब हम 11 ही लगाएंगे। हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है। अगर 5 भी लगा देते आप तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, उसके लिए हम रिट भेज सकते हैं अलग से, परंतु अभी आपने क्या माइंड में बिठाना है 4, इसलिए हम कर लेते हैं। हम टाइप क्या है 5 के 5 पूरे करेंगे, संकर भी हम इसमें करेंगे, परंतु आपने ध्यान क्या रखना है 4। 4 कौन कौन से मैंने बता दिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब हम इन 4 पार्ट को डिटेल से करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं तत्सम पर। तत्सम कौन से होते हैं, तत्सम की परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो आप परिभाषा लिख लो पहले। तो देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी कि संस्कृत के, लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे, संस्कृत के वह शब्द जो आज भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे पहले प्रयोग किए जाते थे, यानी जब से चले आ रहे, जब से उत्पत्ति हुई है। आपको पता होगा कि हिंदी बाद में आई है, उससे पहले क्या थी, संस्कृत। सभी भाषाएं कहाँ से आई है, संस्कृत से। इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि संस्कृत के वो शब्द जो उस समय जैसे प्रयोग किए जाते हैं, आज भी हम उनका प्रयोग वैसे ही करते आ रहे हैं, हिंदी में भी। तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम। एग्जाम्पल समझ लो, ऐसे अगर आपको समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल मैं दे दूं। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द पहले भी संस्कृत में वैसे ही था, आज भी अगर हम बोल दें कि अग्नि में मत जाओ, जल जाओगे, तो अग्नि जो शब्द है वो कौन सा हो गया, तत्सम। पहले मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कुछ ही एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी तो मैंने हर बार बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। बाकी एग्जाम्पल तो आप दुनिया भर के आपको किताबों में मिल सकते हैं। बाकी लास्ट में जो मैं MCQ लगाऊंगा उसमें आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही तो देना है, बाकी और काम तो हमारा रहेगा नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। बाकी ये वही एग्जाम्पल है जो परीक्षा में आ चुके हैं। देखिए प्रश्न आ जाएगा कि जैसे हम यमुना ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट, कि जो यमुना शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन होंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आप कन्फ्यूज में हो जाओगे कि देशज लगाएं या तद्भव लगाएं या तत्सम लगाएं। विदेशज तो चलो आप लगाओगे नहीं, पर 3 जो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यमुना जो शब्द है वो क्या है, तत्सम। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं, अग्नि किस में आएगा, तत्सम में। वायु किस में आएगा, तत्सम में। माता पिता इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप तद्भव में लगा दें, तो माता पिता किस में आएंगे, तत्सम में। सूर्य जो शब्द है ये भी तत्सम। पत्र, प्रकाश, अश्रु, अक्षी, अमृत, आम्र, यमुना, कदली। देखिए वैसे तो जितने भी एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल इसमें बहुत ही आसान है। संस्कृत हम जो है बचपन से बोलते हैं, जो 10th क्लास तक की संस्कृत हम सब ने पढ़ी होती है, तो उसमें जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले ही हमें लग जाता है कि ये संस्कृत का है। जैसे आम्र, अब आम्र अगर तो मैं आम बोल रहा हूँ तो पहले लग जाएगा पता कि नहीं हिंदी का शब्द है, परंतु जब मैं आम्र का प्रयोग करूँगा तो क्या है, ये संस्कृत है। वैसे ही मैं 7, गिनती में जो 7 होता है ना, 7, अगर तो मैं 7 बोल रहा हूँ तो ये क्या है, हिंदी में है, परंतु अगर सप्त बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, संस्कृत में। वैसे ही और क्या हो सकता है, अक्षी, सूर्य, प्रकाश, वायु, वायु भी इंपॉर्टेंट है। अग्नि, अग्नि का तद्भव पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, आग। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं, घुमा के बोल सकता है कि अग्नि का तद्भव लिखिए, निम्नलिखित, या अग्नि का तद्भव निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो 3-4 संस्कृत के होंगे, एक जो है आग दे दिया जाएगा आपको तद्भव में। तो ये तो था तत्सम। तत्सम आई होप आपको समझ आ गया होगा। तत्सम वह शब्द है जो हम जैसा पहले प्रयोग करते थे ना संस्कृत में, वैसे ही उनका प्रयोग आज भी चलता आ रहा है। किसमें, हिंदी में, हम बिना कोई परिवर्तन किया। हाँ, जब हम परिवर्तन कर देंगे, जैसे अग्नि को आग जहाँ बोलेंगे तो किस में हो जाएगा, ऑटोमेटिक तद्भव में। तो ये था आपका तत्सम। अब पढ़ लेते हैं हम तद्भव की परिभाषा कि तद्भव क्या चीज़ है।
देखिए तद्भव यहाँ पर समझ लो सेम परिभाषा है जैसे तत्सम की है। तत्सम में मैंने लिखवाया कि संस्कृत के वह शब्द जो जैसे पहले प्रयोग होते थे आज भी वैसे उनका प्रयोग चलता आ रहा है, तो उन्हें कौन से कहेंगे? तत्सम। तद्भव में मैं परिभाषा क्या लिखाऊंगा कि संस्कृत के वह शब्द जो पहले संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे परंतु आज जो है उसमें हमने कुछ ना कुछ परिवर्तन करके उसका तद्भव बना दिया है। यानी आज हमने उनको परिवर्तित करके हिंदी में उनका तद्भव बना दिया है। वह शब्द कौन से होंगे? वो तद्भव के होंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इसमें मैंने आपको सेम वही एग्जाम्पल जो तत्सम में हमने किए वही मैंने तद्भव में भी कर दिए। इससे आपको क्या है, बहुत आसानी होगी समझने में। देखिए तत्सम में अग्नि, परंतु अगर आग आ जाए तो किस में लगाओगे? तद्भव में। यानी अब इसको परिवर्तित करके हमने क्या लिख दिया? आग। पहले अग्नि बोलते थे परंतु आज के समय में हम क्या बोलते हैं? आग। पहले वायु बोलते थे परंतु आज के समय में हम क्या बोलते हैं? हवा। तो हिंदी का ये शब्द है हवा, तभी तो हम इसको तद्भव में लेके आएंगे। माता पिता, माँ बाप, सूर्य सूरज, पत्र लेख या चिट्ठी, प्रकाश रोशनी, अश्रु इसके लिए आंसू, अक्षी यानी आँख, अमृत यानी अम्य, और फिर आम्र यानी आम, और यमुना यानी जमुना। जमुना को क्या बोलते थे पहले? यमुना संस्कृत में। और कदली यानी केला। ये इंपॉर्टेंट शब्द है कदली, या कहीं जगह कदाली भी आपको मिल सकता है। तो ये क्या है, इससे आपको आसानी हो गई होगी। यानी वही शब्द है जो हम संस्कृत में थोड़ा सा उनमें क्या है परिवर्तन कर देते हैं। तो जो हिंदी में आए हैं आज के समय में वो हम किस में लेते हैं? तद्भव। तद्भव का मतलब ही क्या है? हिंदी। तत्सम का मतलब ही क्या है? संस्कृत। ये संस्कृत के शब्द है और ये हिंदी के शब्द। तो इतनी सी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बाकी एग्जाम्पल हम MCQ में करेंगे। उसके बाद हम जान लेते हैं क्या? देशज और विदेशज। ये था पार्ट तत्सम और तद्भव का। अब देख लेते हैं देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है। तो देखिए देशज की अगर बात आए, सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। देशज, देशज का मतलब है देश, यानी वह है शब्द जो देश के अंदर क्या है? जन्मे है। अपने ही देश में जिनकी उत्पत्ति हुई है उन शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द। यानी इसके अंतर्गत जितने भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे उन सारे के सारे शब्दों का निर्माण कहाँ हुआ है? हमारे देश में। और हमारे देश में आपको मैक्सिमम शब्द ऐसे मिलेंगे जैसे हम जाने अनजाने में कुछ शब्द बोल देते हैं और वो काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, और बाद में जो है इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं बहुत सालों तक आगे चल चल के वो क्या है? किताबों में छप जाता है। तो इसलिए वो शब्द क्या है? देशज बन जाते हैं। और अटपटे से शब्द होंगे जो बिल्कुल लोकल भाषा हमारी होती है। आपको लग जाएगा पता जब हम अभी एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं देशज शब्द के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे, परंतु ये इंपॉर्टेंट है जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं। देखिए कूड़ा, कूड़ा शब्द किसका है? देशज का। अटकल, ये भी देशज। खाट, खाट आप समझते होंगे चारपाई, ये भी देशज शब्द है। पेड़, पेड़ भी हमारे देश का शब्द है। ठोकर, बोरी, ये वो शब्द आने लग गए जो मैंने बोला था कि लोकल से होते हैं, बिल्कुल सिंपल शब्द। झोला, आपने अब कौन बोलता है आज के समय में झोला? अब तो हम बैग बोलते हैं, इंग्लिश का जो शब्द है। तो झोला हो गया, झंझट हो गया, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, भोंदू, थप्पड़, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आपको इसके सिवा और भी आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत सारे एग्जाम्पल है परंतु मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे, तो आप भी इंपॉर्टेंट कमेंट में लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए देशज। देशज बहुत सिंपल है, इसको हम याद भी कर सकते हैं। मैंने ट्रिक भी बनाई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है मैंने खुद ट्रिक बनाई थी, तो आप इस प्रकार से जो है कुछ खुद की ट्रिक बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसी ट्रिक से याद करो, आप अपनी दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी? विदेशज की। तो देखिए विदेशज को करने से पहले हम इसकी क्या है, पहले परिभाषा जान लेते हैं। जिस प्रकार हमने देशज में कहा कि जो शब्द हमारे देश के अंदर जिनकी उत्पत्ति हुई है उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। उसी प्रकार क्या है, विदेशज शब्द में भी सेम परिभाषा हो जाएगी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश के बाहर हुई है, यानी देश में ना होकर हमारे देश से बाहर हुई है, फिर चाहे वो इंग्लैंड में हुई हो, तुर्की में हुई हो, फ्रांस में हुई हो, जापान में हुई हो, चीन में हुई हो, अमेरिका में हुई हो, अरबी में हुई हो, फारसी में हुई हो, वो सारे के सारे शब्द किस में आ जाएंगे? विदेशज में। तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, 2-3 एग्जाम्पल। जिस प्रकार से हुआ क्या कि शब्द था इंग्लिश का, अंग्रेजी का क्या? ऑफिसर, आपने सुना होगा ऑफिसर,
या जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफिसर। तो हमने ऑफिसर ना बोलकर हमारे लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, अफसर, अफसर। तो ये एक शब्द ही बन गया अफसर, यानी हिंदी में भी हम आज इसको एज इट इज प्रयोग कर रहे हैं। बोला कैसे जाता था ऑफिसर इंग्लिश में, परंतु हमने ये विदेशी शब्द की नकल करके इसको बना दिया अफसर। उसी प्रकार था अस्पताल, तो इसको हम क्या बोलते थे, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो हमारे लोग हॉस्पिटल बोल नहीं पाते थे, अंग्रेजी तो हमारे लिए महाभारत थी, तो हमने हॉस्पिटल ना बोलकर अस्पताल, अस्पताल। इसको धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया और कहाँ रुका, अस्पताल पे। तो आज हम बोलते हैं अस्पताल। तो अस्पताल अगर शब्द आ जाए तो हम अंग्रेजी का ही लगाएंगे, ध्यान रखना, ये हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं परंतु है किसका ही, अंग्रेजी का। फिर है कप्तान। अब कप्तान भी आपको समझ आ गया होगा, शब्द क्या था, कैप्टन। कैप्टन शब्द था परंतु कैप्टन तो हमें बोलना नहीं आता था, तो हमने क्या बोलना शुरू किया, कप्तान। तो उस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, कप्तान। तो आज हम एज इट इज इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर। तो इसलिए ये भी क्या बन गया, अंग्रेजी का शब्द। तो बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ये तो सिर्फ इंग्लिश के मैंने देखे, परंतु हम अलग अलग भाषाओं के इंपॉर्टेंट शब्द देख लेते हैं, जैसे अरबी के। तो सबसे पहले हम अरबी के देख लेते हैं कौन कौन से है। तो इसमें आप देख सकते हैं अरबी के जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए, वैसे तो बुक में बहुत सारे हैं परंतु ये वही है जो एग्जाम में आ चुके हैं और मेरी दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक शब्द है क्या, अदालत, ये किसका है, अरबी का। आदमी, कई बार हम हैरान हो जाते हैं कि आदमी शब्द अरबी का कैसे हो सकता है, ये तो कहाँ का होना चाहिए, देशज का। फिर है इनाम, ये भी क्या है, अरबी का। इज्जत, ये भी क्या है, अरबी का। औरत फिर कन्फ्यूजन में है, देशज हमारे मन में आ सकता है परंतु किसका है, अरबी का। किताब, सेम डाउटफुल है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुर्सी, तारीख, तकिया। दुनिया, दुनिया भी क्या है, अरबी का एक शब्द है। नतीजा, मौसम, मुश्किल, शराब, हलवाई, ये सारे के सारे शब्द क्या है, अरबी भाषा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। उसके बाद अब हम करते हैं, ये तो थे किसके, अरबी भाषा के। अब हम करेंगे फारसी के शब्द। देखिए पहले मैं आपको बता दूं यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो दुनिया शब्द है ये निम्नलिखित में से किस भाषा का है। अगर तो सिंपल आ जाए तो एग्जाम्पल यही होंगे, तो यहाँ तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं क्या, विदेशज। परंतु अगर विदेशज में भी टफ प्रश्न बन जाए तो आ सकता है ए ऑप्शन अरबी, बी ऑप्शन फारसी, सी ऑप्शन चीनी, डी ऑप्शन तुर्की। तो क्या लगाना है हमने, अरबी। तो ऐसे आपको प्रश्न बन सकता है। तो देखिए अब आ जाते हैं हम किस पे, फारसी पे। फारसी के कौन कौन से एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट। आतिशबाजी, अगर आतिशबाजी शब्द आ जाए तो किस में लगाना है, फारसी में। आराम शब्द, आराम अगर आ जाए तब भी फारसी का हो जाएगा। आवाज़, ये भी किसका हो जाएगा, फारसी का। कमीना, कमीना किस में आ जाएगा, फारसी में। खामोश, ये भी किस में आ जाएगा, फारसी। चश्मा इंपॉर्टेंट है, और ये जो रेड में लिख रखा मैंने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जलेबी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो किसका ये, फारसी का शब्द। फिर है आपका जहर, जिंदगी, गिरफ्तार, ये सारे किस में आ जाएंगे, फारसी में। जादू, तमाशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस में आ जाएगा, फारसी में। दुकान, पजामा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बारिश, मकान, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, फारसी में। बाकी हम और ज़्यादा किस में करेंगे, एमसीक्यू में। बाकी ये तो थे अरबी और फारसी के। अब हम करेंगे अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट वर्ड। देखिए वैसे तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनकी पहचान करना बहुत ही आसान है, यानी जिन शब्दों को हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अंग्रेजी में। पहले ही आपको लग जाएगा पता जब आप लिखना क्या है शुरू करोगे, परंतु उसके बावजूद भी मैंने इंपॉर्टेंट कुछ शब्द लिख दिए जो हम कई बार लगते बहुत सिंपल है परंतु होते वो किसके हैं, अंग्रेजी के। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से है। पुलिस, पुलिस शब्द जो है किसका है, अंग्रेजी का। पेंशन, आपके दादा दादी की जो पेंशन लगी है वो शब्द किसका है, अंग्रेजी का। कॉपी, जो अभी आपके हाथ में है जिस पर आप कुछ लिख रहे हैं वो किसका है, अंग्रेजी का। पेन, जिससे आप लिख रहे हैं वो भी किसका है, अंग्रेजी का। स्कूल, जहाँ पर आपने पढ़ाई की है वो भी किसका है, अंग्रेजी का शब्द। कॉलेज, जहाँ से आपने स्नातक जो कक्षा है पास की है वो भी किसका है, अंग्रेजी का। और अस्पताल, जहाँ आप अपना इलाज करवाने जाते हैं वो भी अंग्रेजी का। नर्स, जिससे आप करवाते हैं। बूट, जो आप पहनते हैं। पैंट, अब ये नहीं बोलना ये भी हम क्या है, पहनते हैं। पैंट ये वो है जो दीवार में हम लगाते हैं। टॉफ़ी,
जो हम खाते हैं, माचिस जिससे हम आग लगाते हैं, फिर चाहे दो लोगों के बीच में हो या फिर किसी कूड़े में। रेल, चॉकलेट, कैंसर, कोर्ट, ऑपरेशन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, अंग्रेजी के शब्द में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट हम कर लेते हैं। अब किसके, ये तो थे अंग्रेजी के, अब हम करेंगे तुर्की भाषा के कुछ शब्द। तो तुर्की भाषा में कौन से शब्द है, इसमें कम ही शब्द है परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। जैसे उर्दू, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, हम सोचते हैं उर्दू तो किसका होगा, उर्दू भाषा का, परंतु जिस प्रकार से हिंदी जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी शब्द अपना हिंदी का ना होते हुए भी किसका है, फारसी का है, उसी प्रकार उर्दू शब्द किसका है, तुर्की का। कैंची, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कैंची शब्द किसका है, तुर्की भाषा का। चाकू, ताश, लाश, ताश और लाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके है, तुर्की भाषा के। चम्मच, कुर्ता, खेच्चर, चेचक, ये सारे के सारे किसके हो गए, तुर्की भाषा के। उसके बाद आगे हम करने वाले हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए अलमारी किसका शब्द है, पुर्तगाली का। इस्त्री इंपॉर्टेंट है, जिससे हम प्रेस करते हैं, प्रेस को क्या कहते हैं, इस्त्री, ये भी किस में आ जाएगा, पुर्तगाली में। इस्पात, कमीज जो हम पहनते हैं। कमरा, गमला, गोभी, चाबी, तौलिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस में आ जाएगा, पुर्तगाली में। पपीता, बाल्टी, मिस्त्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में आ जाएगा, पुर्तगाली में। और जो आप पीते हैं यानी संतरा, संतरे की बोतल, समझ रहे हैं ना, ये भी किस में आ जाएगा, पुर्तगाली में। तो ये थे किसके, पुर्तगाली के। अब सिर्फ 2 रह गए और बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ 2 3 एग्जाम्पल उसमें है। कौन से, चीनी और जापानी के, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। तो चीनी में कौन से इंपॉर्टेंट, देखिए चाय, चीनी का मतलब है चीन से जो शब्द आए, तो चीन से एक तो चाय पत्ती, ध्यान रख लो, चाय के साथ और क्या डलता है, चीनी, तो ये दोनों किसके हैं, चीनी के। लीची, इसको इलायची से याद रख लो, ये भी किस में डलती है, चीनी में। चीकू, ये भी किसका है, चीनी का। और जापानी का एक ही शब्द है परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। और जहाँ तो एक शब्द होता है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये किसका है, रिक्शा, जापानी का। तो रिक्शा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, किसका, संकर शब्द कौन से होते हैं, समझ लेते हैं इसको। तो देखिए संकर शब्द को करने से पहले इसका भी हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा, यानी संकर शब्द कहते किसे, कौन से होते हैं संकर शब्द। आपने तत्सम समझ लिया, यानी संस्कृत के शब्द जो आज भी एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव, यानी पहले संस्कृत के थे परंतु अब परिवर्तित करके हमने किस में बदल दिए, हिंदी में। देशज, यानी जो देश में जन्मे हैं, जो देश में जिन शब्दों का उत्पत्ति हुई है। विदेशज, यानी जो बाहर से आए हुए शब्द है। अब बात आती है संकर, तो देखिए संकर शब्द की परिभाषा लिख लो, 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने हैं, या 2 या 2 देशों से अधिक भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने हैं, उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द। तो आप यहीं से समझ गए होंगे, यानी इसमें जो है एक शब्द होगा परंतु उसका आधा पार्ट किसी दूसरे देश से होगा लिया हुआ और आधा पार्ट किसी दूसरी भाषा से होगा लिया हुआ। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे छाया प्लस दार, छायादार शब्द किसका है, ये किसी एक पर्टिकुलर का नहीं, इसमें जो छाया शब्द है ये है संस्कृत का, और जो दार शब्द है ये किसका है, फारसी भाषा का। तो ये मिलकर क्या बन गया, छायादार। इसमें भी फिर जो अगला वर्ड है हमारे पास, पानदान, पान जो शब्द है ये किसका है, हिंदी का, परंतु जो दान शब्द है ये किसका है, फारसी का, इसलिए बन गया पानदान। फिर है नाकाबंदी, इसमें जो नाका शब्द है ये भी किसका है, हिंदी का, परंतु जो बंदी शब्द है ये किसका है, फारसी का, फिर बन गया नाकाबंदी। अगला है रेलगाड़ी, तो देखिए पूछ सकता है रेलगाड़ी में जो रेल शब्द है वो किस भाषा का है, तो आप जल्दी से हिंदी लगा देंगे और वहीं पे क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। तो जो रेल शब्द है वो किसका है, अंग्रेजी का, और गाड़ी जो शब्द है वो हो जाएगा हिंदी का, तभी बनेगी रेलगाड़ी। नंबरदार, छायादार, बेलदार, ये सारे के सारे शब्द आपने देख लेने किस में आता है, संकर शब्द में। तो आई होप आपको आज का ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और हमारा जो तरीका है आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और औरों से भी करवाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।